हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में दो तीन पार्ट है। हम पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बेटे? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लो ये आपके पास कोई सरफेस है ना? सरफेस जैसे फॉर एग्जांपल मिरर है, कांच शीशा बोलते हैं हम उसको, दर्पण बोलते हैं। मान लो कि उस पर को लाइट रे गिर रही है। लाइट रे इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? IR, इंसिडेंट रे। हिंदी में इसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन अभिलंब। अभिलंब बोल देते हैं या नॉर्मल बोल देते हैं, एन डैश। तो जब लाइट रे आती है तो इस मिरर से टकरा के वापस चली जाती है। जब लाइट रे वापस जाती है तो उस जाने वाली लाइट रे को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, RR, या फिर हिंदी में उसको बोला जाता है परावर्तित किरण। ऑल राइट। तो रिफ्लेक्शन में हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है? पहली चीज तो यह है कि ये जो कोण होता है, जो इंसिडेंट रे बनाती है, ये जो एंगल होता है, जो इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं आई को अपन? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आपतन कोण भी बोला जाता है इसको हिंदी में। और जो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बना रही है, इसको बोला जाता है आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑल राइट। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि I और R दोनों को अपन नॉर्मल से नापते हैं। तो जो रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं उसमें पहला लॉ, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ, पहला नियम रिफ्लेक्शन का बोलता है कि I और R क्या होते हैं? बराबर। एंगल I जो है वो एंगल R के बराबर होता है। यानी कि अगर ये 30 डिग्री पे आ रही है तो जाएगी भी 30 डिग्री पे। और जो सेकेंड लॉ होता है बेटा, सेकेंड लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाया करते हैं, एक ही तल में होते हैं, है ना? मतलब ऐसा हो रहा है कि अगर लाइट रे यूं आ रही है तो ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्ट यूं होगी या रिफ्लेक्ट यूं होगी या रिफ्लेक्ट यूं होगी। वो बोर्ड के प्लेन में आ रही है तो बोर्ड के प्लेन में ही रिफ्लेक्ट होगी, और नॉर्मल भी बोर्ड के प्लेन में ही होगा, है ना? इसका मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in सेम प्लेन, एक ही तल में होते हैं ये, है ना? ये लोग एक ही तल में होते हैं। तो ये बेसिक है किसका? रिफ्लेक्शन का। और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, परावर्तन के नियम है ना? तो अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमको एक चीज समझनी है यहां पे जिसको हम बोलते हैं डिविएशन। क्या बोलते हैं? डिविएशन, डेल्टा। इसको हम विचलन भी बोलते हैं। डिविएशन मतलब भटक जाना, अपने असली रास्ते से भटक जाना। तो यहां पर डिविएशन क्या है? जैसे ये हमारा मिरर है बेटे, है ना? यहां पे लाइट रे आई, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल। और लाइट रे यूं चले गई। ये एंगल I है और ये एंगल R है, हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर ये कांच, अगर ये मिरर, ये दर्पण यहां पर नहीं होता, ये मिरर यहां पर नहीं होता, तो ये लाइट रे कैसे जाती? ऐसे जाती। सही बात है, इसको इस रास्ते पे जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि बीच में ये मिरर आ गया इसलिए ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो हमारी लाइट रे को जिस रास्ते पे जाना चाहिए था और जिस रास्ते पे गई है, उन दोनों के जो बीच का एंगल है ना, उसको बोलते हैं डिविएशन डेल्टा। उसको क्या बोलते हैं? डिविएशन डेल्टा। जिस रास्ते पे जाना चाहिए था और जिस रास्ते पे जा रही है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है एंगल ऑफ डिविएशन। ऑल राइट। क्या तो अपन इस पे आगे चर्चा करें कि डिविएशन की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो आई, आर और डेल्टा तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री को आप पाई भी लिख सकते हो, पाई रेडियंस। ठीक है, अच्छा एक और चीज हमको पता है कि आई और आर तो क्या है? सेम है। तो आर की जगह में मैं आई लिख सकता हूं, और आई प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i।
प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई? 180 माइनस 2i। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, यहां पर सेंस इंपॉर्टेंट है। सेंस मतलब कि हमारी जो लाइट रे है वो कैसी घूमी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वामावर्ती या दक्षिणावर्ती बोला जाता है उसको। तो यहां देखो, जाना ऐसे था और गई ऐसे, तो कैसे घूमी? एंटी क्लॉकवाइज घूमी। एंटी क्लॉकवाइज घूमी यहां पे इस केस में। क्लियर है क्या बात? चलिए आइए एक दो क्वेश्चन पे हम नजर डालते हैं। बात समझना बेटा कि यहां पर हमारे पास एक मिरर है और यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, आप कर लोगे आराम से इसको। यहां पर लाइट रे आ रही है 20 डिग्री पे और हमसे एक चीज पूछी है बस कि डेल्टा कितना होगा। डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डिविएशन, विचलन कोण जिसको बोला जाता है, वो विचलन कोण कितना होगा। तो आप पॉज कर दो स्क्रीन और आप करो सोल्व। हाँ, अब मैं सॉल्यूशन बताता हूं इसका। आप देखो कि लाइट रे ऐसे आई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आपतन कोण कितना है? क्या 20 है? नहीं, वो कितना है? 70 है ना। 90 में से 20 माइनस करना पड़ेगा तब आपको वो एंगल मिलेगा, क्योंकि इस एंगल को हमेशा हम नॉर्मल से नापते हैं, अभिलंब से। ऑल राइट, तो 70 पे आई है तो जाएगी भी कितने पे बेटा? 70 पे। जाना ऐसे था, गई ऐसे, तो ये हमारा क्या हो गया? डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है? 180 माइनस 2i। और i कितना है? यहां पर i जो है वो 70 डिग्री है, तो यहां पर हम 2 इंटू 70 डिग्री कर सकते हैं। तो डेल्टा आ जाएगा 180 माइनस 140 यानी कि 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री। अच्छा, सेंस पूछ लिया जाए तो ऐसे घूम गई है वो, ऐसे घूम गई है मतलब एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। थोड़ी थोड़ी बात मैं करना चाहता हूं बिंब और प्रतिबिंब की। किसकी? ऑब्जेक्ट और इमेज की। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, बहुत ही बेसिक बेसिक बातें, इंपॉर्टेंट बातें जो हमको काम में आती है। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बिंब बोला जाता है और इमेज को प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट को हम ऐसा मानते हैं कि इसमें से बहुत सारी लाइट रेज निकल रही है। इट इज लाइक सोर्स ऑफ लाइट। इट इज लाइक सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, इसमें से बहुत सारी लाइट रेज निकल रही है। ठीक है, फिर जब वो लाइट रेज निकल रही है ना, जैसे ऑब्जेक्ट है, तो हम ऐसा मानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से सारी डायरेक्शन में लाइट रेज ऐसे निकल रही होगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर जब ये लाइट रेज निकलती है तो ये किसी मिरर से टकराती है। टकराने के बाद क्या होता है? टकराने के बाद जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती है वो जहां पर मिलेगी वहां पर क्या बनेगी? इमेज, है ना। बात समझना ध्यान से। ये कौन सी रेज होगी? इंसिडेंट रेज। ये कौन सी रेज होगी? इंसिडेंट रेज। ठीक है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है? मिरर है। ठीक है, कोई भी सरफेस है। तो मान लो एक लाइट रे यहां पे आई और एक लाइट रे यहां पे आई और ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। तो ध्यान से आप समझो कि ये कौन सी रे है? ये इंसिडेंट रे है। ये भी कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है। लेकिन ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। तो बात यह है कि इंसिडेंट रेज जहां से आ रही है वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है, और रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिलेगी वहां पर इमेज बनेगी। तो देखो, रिफ्लेक्टेड रेज आगे तो कहीं नहीं मिल रही, लेकिन अगर हम पीछे खींच दें तो हाँ, ये पीछे कहीं मिलती हुई नजर आएगी। तो यहां पर क्या बन जाएगी? हमारी इमेज। क्लियर है क्या बात? तो आसान भाषा में ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सोर्स ऑफ लाइट, बहुत सारी लाइट रेज निकलती है, या जहां पर इंसिडेंट रे मिलती हुई हो, जहां पर इंसिडेंट रे मिल रही हो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिल रही हो या मिल रही जैसी लगती हो, है ना। देखो, क्योंकि ये रियलिटी में मिल सकती है क्या? नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर जा रही है। लेकिन पीछे खींचा जाए तो पीछे तो मिल सकती है ना। तो अगर अपन आसान भाषा में डेफिनेशन देखें तो इमेज में क्या बोलेंगे अपन? इमेज, इमेज के लिए अपन बोलेंगे जहां रिफ्लेक्टेड
रिफ्लेक्टेड भी बोलते हैं या कई बार अपन रिफ्रैक्टेड भी बोलते हैं। जब अपन आगे पढ़ेंगे अपवर्तन तो वहां पे रिफ्रैक्टेड भी आ जाता है। तो अभी मैं रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं, जहां रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हो या मिलती हुई लगती हो या मिलती हुई लगती हो, वहां इमेज बनती है, वहां इमेज बनती है। समझ रहे हो बात को? अच्छा, मैंने बोला मिलती हो या मिलती हुई लगती हो, तो दो केस हो गए। अगर सही में मिल रही है, अगर सही में रेज मिल रही है, तब जो इमेज बनेगी उसको हम बोलेंगे रियल इमेज। क्या बोलेंगे? रियल इमेज। रियल इमेज मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर मिलती हुई प्रतीत हो रही हो, अगर मिलती हुई, अगर मिलती हुई गलत लिख दिया मैंने, छोड़ो, आप समझ जाना बात को। प्रतीत हो रही हो, सही में नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तब जो इमेज बनती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? वर्चुअल इमेज या फिर आभासी प्रतिबिंब। एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। समझ रहे हो बात को? जैसे मैं आपको दोनों के एग्जांपल देता हूं, दोनों के एग्जांपल अपन समझते हैं। जैसे ये देखो, ये हमारा मिरर, ठीक है। यहां पर इस मिरर पर लाइट रेज आई, एक लाइट रे ऐसे आई और एक लाइट रे ऐसे आई, फिर ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये कहीं आगे मिल सकती है क्या? ये भी रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, तो क्या ये कहीं आगे मिल सकती है? कहीं आगे मिल नहीं सकती, क्योंकि दूर दूर जा रही है ना एक दूसरे से। लेकिन अगर इनको पीछे खींचा जाए तो पीछे मिलती हुई लगती है, पीछे मिलती हुई लगती है। तो यहां पर क्या बनती है हमारी? क्या बनती है हमारी? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हुई लग रही है, सही में मिल नहीं रही है। लेकिन अगर अपन दूसरा केस देखें, ये हमारा मिरर, ये हमारा मिरर, और अगर हम लाइट रेस को देखें, मान लो लाइट रेस ऐसे आ रही है, एक ऐसे आई और एक ऐसे आई, तो देखो टकरा कैसे जाएगी? तो देखो ये भी रिफ्लेक्टेड रे और ये भी रिफ्लेक्टेड रे। तो ध्यान से देखो, यहां पर रिफ्लेक्टेड रे सही में मिली है, तो यहां पर क्या बनेगी? यहां पर बनेगी हमारी रियल इमेज। तो यह बात हमने ध्यान रखनी है कि अगर मिलती हुई लग रही है, सही में नहीं मिल रही, तो वर्चुअल इमेज, और रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में मीट कर रही है, सही में मिल रही है, तो रियल इमेज। ऑलराइट, चलो आ जाओ और आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट चीज हम थोड़ी सी बात करें समतल दर्पण, प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर को अपन हिंदी में समतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। इससे अपन इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। तो याद रखो, इमेज के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बिंब का प्रतिबिंब बनाना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, तो मिनिमम हमको दो रेज चाहिए। कितनी रेज चाहिए? दो। तो देखिए, ये हमारे पास क्या है बेटा? एक मिरर है, समतल दर्पण है, और यहां पर हमने दे दिया एक ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या रखा है? एक ऑब्जेक्ट, जिसको मैं दिखा रहा हूं ओ से। काय से? ओ से। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं काय से दिखा रहा हूं? ओ से, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट से मेरे को दो रेज निकालनी है। एक रे तो मैंने ऐसे निकाल दी भाई, तो ये रे ऐसे गई, है ना। यहां पर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, थीटा एंगल पे गई तो थीटा ही एंगल पे जाएगी, क्योंकि आई बराबर आर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एक और लाइट रे डालता हूं, देखो एक और लाइट रे मैं ऐसे डाल देता हूं। मेरे को एक बात बताओ, जब मैं लाइट रे ऐसे डालूंगा, ऐसे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0 डिग्री। यानी कि लाइट रे टकरा के वापस लौट जाएगी। समझ रहे हो बात? जैसे ये देखो, ये हमारी नॉर्मल,
ये हमारी नॉर्मल। तो अगर हमारी लाइट रे ऐसे आई, ऐसे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 0। इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए? 0। यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसे भी ऐसे ही लौट जाना चाहिए, तो यहां पे आर भी 0 होगा। तो यहां पर वही तो हुआ है भाई, ऐसे आई ऐसे गई। अरे बोल यार, समझ रहा है बात को तू? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, तो आई 0 है तो आर को भी 0 होना पड़ेगा। तो हो गया। अब ये भी रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, तो मेरे को एक बात बताओ, ये तो यूं जा रही है और ये यूं जा रही है, तो क्या सही में मिल सकती है? नहीं मिल सकती। लेकिन पीछे इनको खींचा जाए तो ये मिलती हुई लगती है। ये कहीं पर मिलती हुई लगती है। जहां पर ये मिलती है वहां पर क्या बनती है? वहां पर इमेज बनती है। और क्योंकि ये सही में नहीं मिल रही, इसलिए ये कैसी इमेज बनी? ये वर्चुअल इमेज बनी। कैसी इमेज बनी? वर्चुअल। ऑल राइट। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहां सीखें। पहला पॉइंट, जैसे मान लो यहां पे एक मिरर है, ठीक है, ये मेरा हाथ, मैं मेरा हाथ अगर मिरर के पास में ले जाऊंगा तो जो मेरी इमेज है वो भी हाथ पास में लाएगी। अगर मैं हाथ पीछे ले जाऊंगा तो वो भी हाथ पीछे ले जाएगी। अगर मैं आगे जाऊंगा तो वो भी आगे आएगी इमेज, ठीक है। अगर मैं पीछे जाऊंगा तो वो भी पीछे जाएगी। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की होती है मिरर से, इसको मैं x1 बोल रहा हूं, और जितनी दूरी इमेज की होती है वो क्या होती है? सेम होती है। तो पहला सीखने वाला पॉइंट क्या है? पहला सीखने वाला पॉइंट है x1 बराबर क्या रहता है? x2। जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की मिरर से रहती है उतनी ही दूरी इमेज की मिरर से रहती है, लेकिन मिरर कैसा होना चाहिए? प्लेन मिरर होना चाहिए। ऑल राइट। सेकेंड पॉइंट जो समझने लायक है वो क्या है? सेकेंड पॉइंट ये है कि ये ऑब्जेक्ट रियल है और इमेज कैसी है? वर्चुअल। तो अपन क्या बोल सकते हैं? प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रियल है, सही में एग्जिस्ट कर रहा है वो, उससे लाइट रेस निकल रही है। ऑल राइट। एक्चुअली ये x1 है और x2 दोनों इक्वल है, जितनी पीछे ऑब्जेक्ट रहता है उतनी पीछे इमेज होती है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एक बात बताओ कि अगर मेरी हाइट मान लो 5 फीट 6 इंच या 5 फीट 7 इंच 8 जो भी है, तो मेरी इमेज की हाइट छोटी बनेगी बड़ी बनेगी? कि उतनी बनेगी? उतनी बनती है हाइट, अगर कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है। तो यहां पर जो इमेज की हाइट होती है और ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वो क्या होती है? सेम होती है। ऐसा नहीं कि इंसान अगर लंबा है तो उसकी इमेज नाटी छोटी बन रही है, या इंसान छोटा है तो इमेज बड़ी बन रही है। जिस साइज की होती है उसी साइज की बनती है। ऑल राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन ने समझे, किसके लिए? प्लेन मिरर के लिए। और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आइए, मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहता हूं, सुनना ध्यान से बेटा। जैसे मान लो कि ये हमारा कांच है, दर्पण है, इसमें मैं ऐसा लिख रहा हूं ए, तो वहां कैसा दिखाई देगा? वहां ऐसा दिखाई देगा उतनी ही दूरी पे। अगर ये 2 मीटर पीछे बनाया है तो यहां पर भी 2 मीटर पीछे बनेगा। अगर मैंने यहां लिखा बी, तो यार वहां कैसा दिखाई देगा? वहां कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर मैंने लिखा सी तो वहां कुछ ऐसा दिखाई देगा। समझ रहे हो बात? क्योंकि आप खुद समझो बात को, मैं एक्सप्लेन करता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखो इस पॉइंट को, ये पॉइंट पास में है ना, तो इस पॉइंट की इमेज पास में बनेगी। जबकि ये पॉइंट दूर है तो इस पॉइंट की इमेज भी कहां बननी चाहिए? दूर। ये आसान भाषा में वही है कि जो आपका लेफ्ट है वो आपकी इमेज का राइट है, और जो इमेज का लेफ्ट है वो आपका राइट है। यानी कि यहां पे लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट और इमेज में। क्लियर है क्या बात? तो छोटी सी बात है, ध्यान रखना। इसमें एक सवाल बनते हैं घड़ी के सवाल, है ना, कि एक बच्चा घड़ी में टाइम देख रहा है तो उसको 2:30 बजते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अगर वो वही घड़ी को मिरर में देखे तो टाइम क्या दिखेगा? तो वो अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार, है ना। सुनना बात ध्यान से, बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई फॉर्मूला अपन नहीं लगाएंगे इसके लिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट सुनना बेटा। जैसे हमसे ऐसा बोला कि हमारे पास यार एक घड़ी है,
हमारे पास क्या है, एक घड़ी है और इस घड़ी में कुछ डायल्स हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें नंबर नहीं लिखे हैं। अरे नंबर लिखे होंगे तो समझ में आ जाएगा बच्चे को, मिरर में घड़ी देख के भी। नंबर नहीं लिखे इस पे। और मान लो इसमें बजी है 2:30, तो बजाना आता है ढाई, ढाई बजाना। ढाई जब बजाओगे आप, ढाई मतलब 2:30, जब आप बजाओगे तो मेरे को बताओ छोटा कांटा कहां पे होगा। 2:30 बजाना है आपको, 2:30। छोटा कांटा कहां पे होगा, 2 पे होगा कि 3 पे होगा? न 2 पे होगा न 3 पे होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। ये आपका छोटा कांटा आ गया, है ना। 2 और 3 के एग्जैक्टली बीच में होगा, क्योंकि जब 2 बजती है तो छोटा कांटा 2 पे होता है, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है जो छोटा कांटा है वो आगे बढ़ते जाता है। जैसे 2:30 बजती है तो बीच में आता है, और जैसे 3 बजती है तो छोटा कांटा 3 पे आ जाता है। बड़ा कांटा कहां पे होगा, मिनट वाला। मिनट वाला भाई साहब यहां पे होगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो यार? समझ रहे हो? अब ये तुमको दिख रहा है। अगर हम इसी को मिरर में देखें, इसी को मिरर में देखें तो टाइम क्या दिखेगा? तो टाइम क्या दिखेगा? ऐसे सवालों को कैसे करें? तो ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या है? पहली चीज तो भाई टाइम सही बजाओ। टाइम सही बजा दिया आपने एक बार, फिर कुछ नहीं करो, उस पेपर पे आपने टाइम बना दिया, घड़ी बना दी। अब उस पेपर को क्या कर दो, उल्टा कर दो। जब आप उस पेपर को उल्टा करोगे तो जो वहां पर आपको टाइम दिखेगा वही टाइम काय का होगा, मिरर का होगा। तो यहां पर ट्रिक क्या है? यहां पर ट्रिक है पेपर पर एक्चुअल, एक्चुअल मतलब ऐसी वाली, ऐसा वाला टाइम बनाकर, एक्चुअल टाइम बनाकर, टाइम बनाकर उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। तो उससे आपको क्या मिलेगा? उससे आपको क्या मिलेगा? उससे आपको वो टाइम मिलेगा जो दर्पण में यानी कि मिरर में दिख रहा होगा। तो अपन खुद सोचे यार कि अपन ने कोई पेपर लिया और उस पेपर में ये बना दिया। आप तो भैया पेपर में बनाओगे डार्क डार्क और फिर उल्टा कर दोगे तो आपको टाइम दिख जाएगा। मैं बताता हूं आपको क्या दिखेगा। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आप जब उल्टा करोगे ना पेपर को तो आपको बड़ा वाला कांटा तो ऐसा का ऐसा ही नजर आएगा। ऑल राइट। लेकिन आपको छोटा वाला कांटा कुछ ऐसा नजर आएगा। पेपर उल्टा करके देख लेना आप। समझ रहे हो बात को? जब आप पेपर को उल्टा करोगे तो आपको छोटा कांटा कुछ ऐसा नजर आएगा। तो यहां देख के आपको टाइम का लगता है, यहां देख के मेरे को तो ऐसा लगता है कि 9:30 बजे हैं। कितने बजे हैं? 9:30। तो यार ये आप एक्चुअल टाइम है और ये आप काय में देख रहे हो? ये आप मिरर में देख रहे हो। तो ऐसे सवाल होते हैं, ऐसे सवाल आप कर सकते हो यार। ऑलराइट, थोड़ा सा और आगे बढ़े बेटे। चलिए आ जाइए, थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए और सीखा जाए इसमें। तो घड़ी वाले सवालों में क्या याद रख लिया हमने? घड़ी वाले सवाल में हमने ये याद रख लिया कि पेपर पर घड़ी बनाएंगे, घड़ी बना के सही टाइम बजाएंगे, सही टाइम। छोटा कांटा कहां होना चाहिए, बड़ा कांटा कहां होना चाहिए। उसके बाद कोई दिमाग नहीं लगाएंगे और पेपर को पलट देंगे। जब पेपर को पलटेंगे तो जो आपको उभरा उभरा दिखेगा उसका इमेज, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बज रही है, और जो बज रही है वही काय में बज रही है, मिरर में बज रही है। समझ रहे हो बात को? चलो आ जाओ और आगे बढ़ते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और सीख ले बेटा, वेलोसिटी की बात करना चाहता हूं मैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। सुनना ध्यान से। वेलोसिटी मतलब वेग, कितनी तेजी से चल रही है कोई चीज। समझना बात को ध्यान से। जैसे मिरर है, ये क्या है हमारा मिरर, और इसको मैंने कर दिया फिक्स, चिपका दिया फेविकॉल से। इसको भी चिपका दिया काय से? फेविकॉल से। समझ रहे हो बात? अब सुनना बेटा बात ध्यान से। तू
इस वाले केस में ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं पास में ले जा रहा हूं, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, तो यहां पर क्या बनेगी, जस्ट सामने इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्या वो इमेज भी भागेगी क्या, हाँ भागेगी। जैसे मान ले तू यूं कर रहा है, यूं आगे मिरर है और तू यूं कर रहा है, तो वो भी अपना हाथ लगाएगी। तू जोड़ से कर रहा है तो वो भी जोड़ से करेगी इमेज भी। तू यूं कर रहा है तो वो भी करेगी। जितनी तेजी से तेरा हाथ आगे जाएगा उतनी ही तेजी से इमेज का हाथ आगे आएगा, जितनी तेजी से तेरा हाथ पीछे जाएगा उतनी ही तेजी से इमेज का हाथ पीछे जाएगा। या फिर एक काम कर, खुद ही चल ले ये मिरर और चलते हुए आए से, जितनी तेजी से तू आगे आएगा उतनी ही तेजी से तेरी इमेज भी आगे आएगी। इसका मतलब यहां पर हमको सीखने को क्या मिलता है, यहां पर हमको सीखने को यह मिलता है कि जितनी तेजी से ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है मिरर की तरफ या सरफेस की तरफ, इंटरफेस की तरफ, उतनी ही तेजी से इमेज भी बढ़ेगी। लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो अपन यहां पर क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। माइनस में क्यों लगा रहा हूं, माइनस इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो ये पहला केस हुआ है ना, जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के ऐसे परपेंडिकुलर चला रहे हैं। दूसरे केस की बात करते हैं। मान लो हमारा ऑब्जेक्ट ये रहा और मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहा हूं 4 मीटर पर सेकंड से, तो यहां पर जो हमारी इमेज है यहीं पे होगी कहीं, समझ जाना बात को। इमेज कहां जाएगी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और वो हमारी इमेज है। तो देख, तू अगर ऐसे करे, ये मिरर, तू अगर ऐसे करे तो इमेज भी ऐसे करेगी ना, कि इमेज यूं करेगी। तुम हाथ ऊपर ले जाओगे तो नीचे, नहीं ऐसा नहीं होगा। तुम हाथ ऊपर ले जाओगे वो भी हाथ ऊपर ले जाएगी, समझ रहे हो बात। तुम यूं करोगे तो वो भी यूं करेगी। अरे बोल, इसका मतलब जितनी तेजी से ये ऊपर जाएगा उतनी तेजी से ही इसकी इमेज भी ऊपर जाएगी। तो इस केस में याद रखने वाली बात क्या है, इस केस में याद रखने वाली बात है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन ये दोनों केस सिर्फ तभी ट्रू हैं जब मिरर क्या होता है, फिक्स होता है। अगर मिरर फिक्स नहीं होता है तब क्या होता है, जो होता है आइए देखते हैं, है ना। तो अपन बात करने वाले हैं इफ या यदि मिरर फिक्स ना हो, यदि मिरर फिक्स ना हो, मिरर फिक्स ना हो तो क्या करें भाई साहब, सिंपल सा फॉर्मूला है, सुन ले बात ध्यान से। वी आई बराबर माइनस वीओ प्लस 2vm। ठीक है, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे जब मिरर फिक्स ना होगा। ये जो है किसकी वेलोसिटी है, इमेज वेलोसिटी। ये जो है ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं, वेलोसिटी मतलब साइन के साथ डालनी पड़ेगी वैल्यू। और ये क्या है, मिरर की वेलोसिटी। अच्छा कैसे आया, मेरी बात सुन ध्यान से। अपन बोल रहे हैं कि मान ले तू मिरर पे बैठ गया, किस पे बैठ गया, मिरर पे। अगर तू मिरर पे बैठ गया तो तेरे लिए ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी इक्वल एंड अपोजिट रहेगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। माइनस क्यों लगा रहा हूं मैं, माइनस इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इमेज अगर इधर आएगी मिरर के लिए, या सॉरी ऑब्जेक्ट अगर इधर आएगा मिरर के लिए तो इमेज इधर आएगी मिरर के लिए। समझ रहे हो बात। तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर बात हो रही है। तो इसी को अगर आगे बढ़ाएं तो वी आई एम क्या होगा, वी आई माइनस वी एम। और ये क्या होगा, वीओ माइनस वी एम। अगर माइनस को मैं अंदर डाल दूं तो वी आई माइनस वी एम बराबर माइनस वीओ प्लस वी एम। और इस माइनस वी एम को अगर मैं उधर ले जाऊं तो वी आई कितना आ जाएगा, माइनस वीओ प्लस 2vm। और यही इस फॉर्मूले का डेरिवेशन है। मतलब मिरर के लिए तो हमेशा
ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू मिरर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, लेकिन ये कब की बात कर रहे हैं, ऐसे परपेंडिकुलर चल रहे हैं मिरर के, तो ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर चल रहा है मिरर के तभी बात सत्य है ना। ये मतलब और भी हो सकती है सत्य, लेकिन इस केस में तो सत्य है ही, क्योंकि अगर यूं चलेगा और यूं चलेगा तब तो बात गलत हो जाएगी ना, क्योंकि वेलोसिटी सेम रहेगी लेकिन मतलब स्पीड सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी। इस केस में स्पीड सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। तो अपन ये जो चर्चा कर रहे हैं ये इस केस की कर रहे हैं। ठीक है बात, मतलब मिरर के परपेंडिकुलर चल रहा है ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूले को अपन यूज करके देखते हैं। वी आई बराबर माइनस वीओ प्लस 2vm। वी आई इमेज वेलोसिटी है, वीओ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है और वीएम मिरर की वेलोसिटी है। आ जाओ, ये सब मान लो बेटा, ये एक मिरर है, यहां हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां हमारी इमेज है। मान लो ऑब्जेक्ट चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, मिरर इधर चल रहा है मान लो 7 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी ये हमको निकालने को बोला है। तो हम निकाल सकते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है, आइए निकाल लेते हैं। वी आई बराबर माइनस वीओ प्लस 2vm। वी आई निकालना है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है 4 और इस डायरेक्शन में है, तो मेरे को तो इच्छा है कि मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव लूं। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई +4, समझ रहे हो बात को, प्लस 2 टाइम्स मिरर इधर चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी में नेगेटिव लूंगा -7। ठीक है, तो वी आई बराबर ये हो जाएगा -4 और -14। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हमको मिल जाएगी -18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बाहर से देखने वाले किसी इंसान को लगेगा कि जो हमारी इमेज है ना ये इधर भाग रही है, कितने से, 18 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी, -18, माइनस मतलब इधर होगी और 18 जो है उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो ये अपन ने वो केस भी डिस्कस कर लिया जहां पे मिरर फिक्स नहीं होता है। ठीक है बेटा, आजा आगे बढ़ते हैं, छोटी चर्चा और कर लेते, थोड़ी बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लेकिन। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि है ना हमें 2 मिरर्स दे देते हैं, कितने, 2। एक मिरर ये रहा, इसको मैंने नाम दिया M1। एक और मिरर ये रहा, इसको हम नाम दे देते हैं M2। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना है, थीटा है। बहुत ही शानदार। आइए अब बेटा मान लो कि यहां पर एक लाइट रे आई, कितने एंगल पे आई, मान लो ये आई θ1 एंगल पे। ये एक काम करते हैं अपन, θ1 की जगह अल्फा ले लेते हैं क्योंकि ज्यादा सही रहेगा वो। ये अल्फा एंगल पे आई, तो यार अल्फा एंगल पे आई तो जाएगी भी कितने पे, ये जाएगी भी अल्फा पे। ये लो गई, अल्फा पे आई, अल्फा पे गई। अब जब यहां जाएगी तो यहां पर वापस से उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो वापस से इसका रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, यहां पर जो उसने एंगल बनाया है, इस एंगल को मैं बोलना चाहता हूं बीटा। ये बीटा तो ये भी बीटा, समझा बेटा, बोल। अब हमसे क्या पूछा जाता है मैं तेरे को वो बताता हूं। हमसे है ना इसमें नेट डेविएशन पूछा जाता है, डेल्टा नेट, डेल्टा नेट, नेट डेविएशन। तो ये नेट डेविएशन कैसे निकालते हैं ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देख, जब लाइट रे यहां पे आई तो पहला डेविएशन तो यहां हुआ है ना। तो जो पहला डेविएशन है यहां पर, जाना इसको ऐसे था और एक गई ऐसे, तो पहला डेविएशन ये रहा Δ1। ठीक है, तो यार ये Δ1 की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा क्या होता है 180 - 2i,
तो 180 माइनस 2 और आई कितना है यहाँ पे अल्फा, सही है। अगर हम सेंस की बात करें तो सेंस कैसा हुआ, जाना ऐसे था गई ऐसे, तो कैसे घूम गई, क्लॉकवाइज घूम गई। कैसे घूम गई बेटे, क्लॉकवाइज घूम गई, ठीक है। अब हम दूसरे की बात करें, जब लाइट रे यहां गई ऐसे ऐसे, तब इसको जाना ऐसे था, ऐसे 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 जाना था और गई ऐसे, तो ये भी घूम गई ना अपने ओरिजिनल पाथ से, डेल्टा 2। तो सेकंड डिविएशन क्या होगा, सेकंड डिविएशन होगा 180 माइनस 2। आई कितना है यहां पे, सेकंड वाले केस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, बीटा है, तो क्या लिखेगा यहां पे, बीटा, ठीक है बेटा। अच्छा सेंस कैसा है, क्लॉकवाइज, सेंस कैसा है, क्लॉकवाइज। तो नेट डिविएशन अगर आप देखोगे डेल्टा नेट, तो वो कितना होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अगर आप दोनों का सम करोगे तो 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360, और ये माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा, ठीक है। 360 कॉमन ले लिया, माइनस 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा। अब ध्यान से देख, इस ट्रायंगल को ध्यान से देख, टिक टॉक टिक। इस ट्रायंगल को क्या नाम दूं, एबीसी दे दूं, एबीसी। तो इस ट्रायंगल एबीसी को अगर हम ध्यान से देखें बेटा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये एक एंगल कितना है, थीटा है। ये एंगल कितना है, ध्यान से देख, ये पूरा कितना है 90, तो ये कितना हुआ 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस अल्फा। अच्छा ये देख, ये कितना है पूरा 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस बीटा, इस बीटा को हटा दूंगा, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस बीटा। अब एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो थीटा प्लस 90 माइनस बीटा प्लस 90 माइनस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 180। 180 से 180 कैंसिल, तो मिल गया थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या डाल देंगे, थीटा। तो डेल्टा नेट कितना आ जाएगा 360 माइनस 2 थीटा, ठीक है क्या बेटा, 360 माइनस 2 थीटा। तो यहां पर नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात यह है कि नेट डिविएशन किस पर डिपेंड कर रहा है, नेट डिविएशन डिपेंड कर रहा है दोनों मिरर्स के बीच के एंगल पर। ये इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि लाइट रे कितने एंगल पे आ रही, दोनों मिरर के बीच का एंगल अगर फिक्स है तो नेट डिविएशन भी फिक्स होगा। ऑल राइट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू।